हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। यह चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम मिश्रण के प्रकार, समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में समझेंगे, विलयन और उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। साथ में हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पदार्थ और उसके प्रकार के बारे में अच्छे से समझ लिया है कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, जिसमें हमने तत्वों और यौगिक के बारे में भी अच्छे से समझ लिया है। मिश्रण की परिभाषा को भी समझ लिया है। आज हम मिश्रण के प्रकार, समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में समझेंगे, और इसके बाद के वीडियो जो आएंगे उसमें हम तत्व के प्रकार, धातु, अधातु, उपधातु और यौगिक के प्रकार, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में आसानी से समझेंगे। तो चलिए, दोस्तों, मिश्रण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। जैसे नमक और जल का मिश्रण, दूध, पीतल एक मिश्र धातु है। इसे समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल में ही हम काउंट करेंगे, क्योंकि पीतल 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलकर बना हुआ है। नंबर 2 आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन एक समान ना हो। जैसे जल और मिट्टी का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण, चीनी और रेत का मिश्रण, या यूँ कहें कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक समान रूप से आपस में विलय ना हो पाए। अब हम समझेंगे कि विलयन क्या है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम कहेंगे। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, पीतल जो हमने ऊपर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वायु में गैसों का विलयन, ये सब हमारे विलयन के उदाहरण हैं। इसके अलावा भी और उदाहरण होते हैं जो हम आगे अच्छे से समझेंगे। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जिनमें से मुख्यतः 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य सभी गैसें होती हैं। साथ में वायुमंडल के अंदर जल वाष्प और धूल मिट्टी के कण भी होते हैं। ये बात हमने समझ लेनी है, अच्छे से याद कर लेना है। विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। अब समझेंगे हम कि विलेय किसे कहते हैं। विलयन के अंदर वह घटक जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय पदार्थ कहते हैं। या यूँ कहें कि विलयन में जिस पदार्थ को हम घोल रहे हैं या घोलने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा विलेय पदार्थ कहलाएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि विलायक क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही इसकी डेफिनेशन है कि विलयन के अंदर जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं कि नमक और जल के विलयन में नमक हमारा विलेय पदार्थ है क्योंकि कम मात्रा में है, और जल विलायक है क्योंकि ये अधिक मात्रा में है। उसी प्रकार हम उस एग्जाम्पल में भी समझेंगे कि पीतल में कम मात्रा में क्या है। देखिए, पीतल के अंदर कम मात्रा में हमारा जिंक है, तो जो जिंक है वो विलेय है क्योंकि 30% है, और कॉपर जो है वो विलायक है क्योंकि वो 70% है। विलयन के अंदर जो पदार्थ कम मात्रा में होगा वो विलेय कहलाएगा, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा वो विलायक कहलाएगा। विलयन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अब हम समझेंगे कि संतृप्त विलयन क्या होता है। देखिए, संतृप्त विलयन की एक ऐसी अवस्था है, यदि निश्चित तापमान पर किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाए तो इस कंडीशन में विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी अब उसमें कोई अन्य पदार्थ नहीं घुल सकता, उसके घोलने की क्षमता कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे। यदि किसी निश्चित तापमान पर विलयन के अंदर अभी भी विलेय पदार्थ को घोला जा सकता हो, या यूँ कहें कि विलयन संतृप्तता से कुछ कम है, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। देखिए, किसी भी विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को ही हम विलयन की सांद्रता कहेंगे। जैसे अगर जल में
चीनी कम मात्रा में घुली हुई है तो सांद्रता कम है, चीनी ज़्यादा मात्रा में घुली हुई है, जैसे कहेंगे मीठा बहुत ज़्यादा है, तो वो उसकी सांद्रता अधिक होगी। इसकी डेफिनेशन काफ़ी बार ग्राम प्रति लीटर में पूछी गई है। ग्राम प्रति लीटर में डेफिनेशन इस प्रकार होगी कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहेंगे। इसका फार्मूला होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का, कि सांद्रता बराबर होती है विलय की ग्राम में मात्रा और अपोन बटे का चिन्ह लगाएंगे यहाँ, विलयन का आयतन लीटर में होगा। आगे हम समझते, देखिए समांगी मिश्रण जो होता है उसका उदाहरण विलयन होता है। इसी प्रकार से विषमांगी मिश्रण के 2 एग्जाम्पल बनते हैं, एक होता है हमारा निलंबन और दूसरा होता है कोलाइडी विलयन। सबसे पहले हम समझते हैं कि निलंबन क्या है। यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण विलायक में नहीं घुलते बल्कि माध्यम की समष्टि पर निलंबित रहते, अलग अलग रहते हैं। जो विलायक पदार्थ है हमारा, उसके कणों के बीच के रिक्त स्थान में विलय पदार्थ के कण नहीं घुलते बल्कि बाहर ही तैरते रहते हैं। इस प्रकार के विलयन को हम निलंबन कहेंगे। निलंबित कणों को हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे बालू रेत और जल का मिश्रण, वो निलंबन कहलाएगा। अब बात करेंगे हम कि कोलाइडी विलयन क्या है। देखिए कोलाइडी विलयन एक ऐसा मिश्रण है, ये भी हमारा विषमांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। कोलाइडी विलयन एक ऐसा मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कणों का आकार निलंबन की अपेक्षा छोटा होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। यह विलयन देखने में हमें समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे दूध, कोहरा, धुआं, शेविंग क्रीम, जेली आदि, ये सब हमारे कोलाइडी विलयन के ही उदाहरण हैं। अब कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं, वो कोलाइडी कण, उनके क्या क्या गुण होते हैं उसे हम समझ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला ये है कि कोलाइडी कणों का आकार 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻4 सेंटीमीटर के बीच होता है। यानी जो वास्तविक विलयन होता है उसके विलय पदार्थ के कणों से थोड़ा बड़ा और निलंबन के कणों से छोटा। अगला पॉइंट आता है कि कोलाइडी विलयन में कण इतने बड़े होते हैं कि ये प्रकाश के पथ को स्पष्ट कर देते हैं। वास्तविक विलयन में कण प्रकाश के पथ को स्पष्ट नहीं करते, लेकिन कोलाइडी विलयन में जो कण हैं वो प्रकाश के पथ को स्पष्ट कर देते हैं। यानी कोलाइडी विलयन में अगर प्रकाश डाला जाए तो कण अलग अलग दिखाई देंगे और पथ साफ स्पष्ट दिखाई देगा। इन कणों को, कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं उन कणों को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। ये विधियाँ भी आगे हम पढ़ेंगे कि किस मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं। तो चलिए, जो कोलाइडी विलयन है हमारा, वो 2 प्रकार की प्रावस्था से मिलकर बना होता है। पहली होती परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी वो कंडीशन जिसको हम घोल रहे हैं, और दूसरा होता परिक्षेपण माध्यम जिसमें कोलाइडी कणों को घोला जाता है। 2 प्रावस्थाओं से मिलकर कोलाइडी विलयन बनता है। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में है उसे और कोलाइडल के रूप में होता है, उसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन विभिन्न प्रकार के होते हैं। सभी को हमें डिटेल में नहीं समझना है, लेकिन कुछ उदाहरण समझ लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि कम मात्रा में, या जिसको हम घोल रहे हैं वो ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो बनने वाला कोलाइडी विलयन सोल कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है कीचड़, गोंद या स्टार्च का जलीय विलयन। अगला आता है, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और अब इसे हम गैस में विलय कर रहे हैं, तो बनने वाला कोलाइडी विलयन ठोस एरोसोल होगा, जैसे कि धुआं। तीसरा आता है, यदि ठोस को ठोस में ही हम विलय करें तो वो ठोस सोल बनेगा, जैसे कि दूध या कांच या रंगीन रत्न पत्थर। इसके बाद अगर परिक्षिप्त प्रावस्था हमारी द्रव है, यानी मिलाया गया पदार्थ द्रव है और जिसमें हम मिला रहे हैं
परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो बनने वाला कोलाइड विलयन जेल कहलाएगा, जैसे जेली पनीर और मक्खन। इसी प्रकार से यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है तो बनने वाला कोलाइड विलयन इमल्शन कहलाएगा, जैसे कि दूध और फेस क्रीम। आगे समझते हैं हम, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है लेकिन ये गैस में मिल रही है तो बनने वाला कोलाइड विलयन द्रव एरोसोल कहलाएगा, जैसे कि कोहरा और बादल इसके मुख्य उदाहरण हैं। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और द्रव में इसका कोलाइड विलयन बन रहा हो तो बनने वाला कोलाइड विलयन फोम कहलाएगा, जैसे कि शेविंग क्रीम। अब समझते हैं हम, यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस है और ठोस में इसका कोलाइड विलयन बन रहा हो तो बनने वाले कोलाइड विलयन को यहाँ भी हम फोम ही कहेंगे। इसके उदाहरण हैं जैसे कि रबड़, स्पंज और फोम, ये इसके उदाहरण हैं, क्योंकि ठोस रबड़ के अंदर गैसों का मिश्रण होता है, यानी थोड़ी गैस होती है, इसीलिए रबड़ या स्पंज या फोम आसानी से मुड़ तोड़ जाती है। अब हम समझते हैं कि जो मिश्रण हमारे बने हैं, चाहे समांगी हो, विषमांगी हो, निलंबन हो या कोलाइड विलयन हो, उन्हें अलग करने की, उनके कणों को अलग करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। देखिए, विधियों को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल थोड़ा थोड़ा समझ लेना है कि किस प्रकार के विलयन के कणों को अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। निलंबन के कणों को छनन विधि द्वारा अलग किया जाता है, छान कर कह दो बेशक। इसके अलावा निलंबन को में अगर रेत जल में घुला हुआ है तो उसे अलग करने के लिए एक सिंपल तरीका होता है कि घुले हुए निलंबन को शांत अवस्था में रख दो, धीरे धीरे भारी कण नीचे बैठ जाएंगे और साफ जल ऊपर रह जाएगा। अगला आता है, यदि दो ठोस पदार्थ आपस में मिले हुए हैं तो उन्हें छन्नी से छानकर या हाथों से चुनकर अलग किया जा सकता है। जैसे कभी आटे में कुछ कंकड़ वगैरह या रेत वगैरह के कोई कण हो जाते हैं तो उन्हें बारीक छन्नी से छानकर अलग किया जा सकता है। दूध से क्रीम को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, जब गर्म दूध को या उबले हुए दूध को ठंडा करके तेजी से घुमाया जाता है तो क्रीम के हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, जिससे क्रीम को आसानी से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद है, नमक और कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ये कैसे करते हैं, नमक और कपूर के मिश्रण को एक बीकर में लेंगे, बीकर के ऊपर छेद युक्त एक फ्लास्क लगा देंगे और इसमें रुई लगा देते हैं। जब इसे गर्म करते हैं तो हमें मालूम है कि कपूर द्रव अवस्था में बदले बिना ही सीधा भाप में बनने लगता है और नमक नीचे रह जाएगा। इस प्रकार दोनों को हम आसानी से अलग कर लेंगे। यदि दो घुलनशील द्रव आपस में मिले हुए हैं तो उस मिश्रण को अलग करने के लिए आसवन विधि का यूज किया जाता है। ये विधि भी हम आने वाले अगली क्लासों में पढ़ेंगे 11th 12th में। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल या विधियाँ जिनसे दो मिश्रणों को अलग अलग किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, या इनमें क्या अंतर होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्वावस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हम लोहे से कील, चाकू कुछ भी बनाते हैं तो उसे पिघलाकर वापस लोहा उसी अवस्था में भी लाया जा सकता है जिस अवस्था में पहले था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः पहली वाली अवस्था में आसानी से नहीं लाया जा सकता। इसे पूर्वावस्था में लाने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को किया जाता है। भौतिक परिवर्तन के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ वही रहेगा, केवल उसके आकार, आकृति और बाहरी गुण बदल सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल अलग होंगे। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का आकार, रंग, रूप बदलेगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुण बदल जाएंगे। देखिए, लकड़ी से कुर्सी, मेज आदि का बनना, मोम का पिघलना, जल का भाप में बदलना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके अलावा
चावल का पकना, लकड़ी का जलना या किसी भी पदार्थ का जलना, मोम का जलना, फल का पकना, ये सब हमारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आज हमने पदार्थ के विभिन्न प्रकार के बारे में, मिश्रण के प्रकार के बारे में अच्छे से समझ लिया है। आने वाले अगले वीडियो में हम तत्व और तत्व के प्रकार के बारे में समझेंगे। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं उनके